पुलिस का स्टिकर गाड़ी पर लगाकर निकला। रास्ते में चेकिंग के दौरान पुलिस ने उससे पूछताछ की और स्टिकर की जांच की तो वो फर्जी निकला। पुलिस ने लोगों को चेतावनी दी है कि जो भी ऐसे फर्जी स्टिकर लगाकर घूमता हुआ पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ केस दर्ज करके गिरफ्तारी होगी। मिसयूज होना नहीं चाहिए, इसीलिए जो भी स्टिकर कुछ स्टिकर लगाए हुए गाड़ी साइड में लेके हम वेरीफाई कर रहे हैं कि उन्होंने वैलिड रीजन के लिए जो उनको दिया गया स्टिकर, जो कैटेगरी दिया है उसी में उन्होंने बराबर लगाया कि नहीं। अगर वैसा नहीं लगाया तो हम उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में रेलवे स्टेशन पर अचानक 5 दानव नजर आए। जो यात्री बिना मास्क के पाए गए, ये दानव उनके पास गए और उन्हें मास्क के साथ चेतावनी भी दी। दरअसल आरपीएफ ने रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों में जागरूकता के लिए ये अभियान शुरू किया है। इसमें पुलिसकर्मी ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनसे वो दानव की तरह दिखें और लोगों से डरें। पुलिस के मुताबिक इस तरह लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि जो मास्क नहीं लगाएगा, कोरोना का दानव उस पर हमला कर देगा। लोग झांसी जिले में जो कोरोना महामारी फैल रही है उसको ध्यान में रखते हुए आज हम लोग दानों के रूप में अपने बल सदस्यों को बना के यहाँ यात्रियों के बीच में एक जागरूकता संदेश देने के लिए ले आए और उनसे ये कि मास्क नो एंट्री का संदेश दिए तथा 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का संदेश दिए। बिना मास्क पहने बाहर निकलने वाले लोग और कोरोना नियमों को तोड़कर बेवजह बाहर घूमने वाले लोग इस महामारी के संकट को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। न्यूज़ 18 ये अपील करता है कि आप सिर्फ पुलिस और कानून के डर से नहीं बल्कि महामारी को फैलने से रोकने के लिए घर पर ही रहें। कोरोना आपके पास तब तक नहीं आ सकता जब तक आप अपनी लापरवाही से उसे पास नहीं बुलाएंगे। घर पर रहेंगे, भीड़ में नहीं जाएंगे, बिना मास्क नहीं निकलेंगे, हाथ धोते रहेंगे और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करेंगे तो वायरस से भी सुरक्षित रहेंगे और कानूनी कार्रवाई से भी बचे रहेंगे। महामारी से सबसे बड़ा बचाव है सावधानी, लेकिन जो लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे भी जिन्हें अस्पतालों में भर्ती करने की नौबत आ रही है। देश की बड़ी आबादी के लिहाज से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही बहुत कम है, इसलिए अस्पतालों में बेड की कमी है। जिन लोगों को बेड मिल भी रहे हैं उन्हें ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है। ऑक्सीजन की इस किल्लत के पीछे सबसे बड़ा हाथ है काला बाजारी करने वाले उन मुनाफाखोरों का, जिन्होंने लोगों की एक एक सांस की मोटी कीमत वसूलनी शुरू कर दी है। दिल्ली सहित देश के कई इलाकों में पुलिस ने ऐसे धंधेबाजों को धर दबोचा है। संकट के इस समय में पुलिस अपने रोजमर्रा के काम के साथ साथ बीमार लोगों को अस्पतालों को भी मदद पहुंचाने में जुटी है और काला बाजारी से जब्त किए गए सिलेंडरों को अस्पतालों तक पहुंचाया जा रहा है। नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज़ 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज़ 18 ने मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज़ 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 3,13,000 के पार पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा खराब हालात महाराष्ट्र के हैं। वहां पिछले 24 घंटे में 67,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं और इस महामारी की वजह से वहां एक बार फिर रिकॉर्ड 568 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें, अकेले मुंबई में कोरोना के 7,400 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं और 75 लोगों की जान चली गई। राज्य के दूसरे शहर नागपुर, पुणे समेत कई शहरों के हालात भी बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से पूरे राज्य में अब तक करीब 62,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और एक्टिव केस की संख्या करीब 7 लाख के करीब पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के छठे चरण में भी कई जगहों से हिंसा की खबरें आई। उत्तर दिनाजपुर जिले में वोटिंग से पहले ही रात के वक्त लोगों को डराने के लिए फायरिंग करने का मामला सामने आया, जिसकी वजह से पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया। सुबह जिस वक्त लोगों को पोलिंग स्टेशन की कतारों में होना चाहिए था, उस वक्त पुलिस वाले लोगों के घरों में गोलियों के निशानों की जांच कर रहे थे। यहाँ पर अभी भी गोली के निशान हैं और जो बंगाल पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये निशान इकट्ठा कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं।
गोलीबारी उस वक्त हुई जब लोग सो रहे थे। गोली घर के दरवाजे पर मारी और दरवाजे को भेदती हुई गोली कमरे की दीवार पर जाकर लगी। रात के वक्त हुई घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पहले शोर हुआ था बहुत जोरों से, शोर होने के बाद आते आते लोग फायर करते आ रहा है, जमकर फायर कर रहा है। वहाँ पे दो सामने जो हुआ था 2-3 फायर हुआ था, इसके बाद यहाँ पे हुआ था। आरोप है कि शिकायत देने के बावजूद घंटों तक पुलिस जांच के लिए नहीं पहुंची। पुलिस को फोन किया था, ठीक है, पुलिस को फोन सबको फोन किया था। 2 घंटा 2.5 घंटा हो गया, 2.5 घंटे के बाद, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उन लोग का। लेकिन इस घटना का असर ये हुआ कि इलाके के लोगों की वोट डालने की हिम्मत खत्म हो गई। कुछ लोग गए और कुछ लोग नहीं गए। हम लोग वोट देना नहीं चाहते। क्यों वोट देना नहीं चाहते? अगर हमको मार दिया तो इसका रिस्क कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगा? गवर्नमेंट तो कुछ नहीं लेगा। इलाके के लोगों का आरोप है कि ये गोलियां टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने लोगों में डर पैदा करने के लिए चलाई। इलाके में कई जगहों पर गोलियों के खोखे भी सड़कों पर पड़े दिखाई दिए। लेकिन केवल उत्तर दिनाजपुर ही नहीं बल्कि कई जिलों से हिंसा की खबरें सामने आई। सबसे ज्यादा घटनाएं उत्तर 24 परगना में हुई, जहां लीचू बागान इलाके में तो टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई। दोनों पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे दिखने लगे। कभी एक पक्ष भारी लगने लगता तो कभी दूसरा। हंगामे और हिंसा की घटना का वीडियो छतों पर खड़े लोग बनाते रहे। ये वीडियो पोलिंग स्टेशन के बिल्कुल पास का बताया जा रहा है। काफी देर तक लोग गुत्थम गुत्था होते रहे, जिसकी वजह से इलाके में तनाव का माहौल बना रहा। उत्तर 24 परगना के ही अशोकनगर में बीजेपी के एक नेता अनिमेश देव की पिटाई का मामला सामने आया, जिसका आरोप टीएमसी पर लगा। इसी जिले की खरदाह सीट पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया, जो मीडिया को अपनी चोटें दिखाते रहे। बाद में बीजेपी के उम्मीदवार भी हालात संभालने के लिए पहुंचे। वहीं उत्तर 24 परगना के रोहना गांव में चुनाव से एक दिन पहले बमबारी का मामला सामने आया। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने लोगों को डराने के लिए इलाके में कई बम फेंके। वहीं उत्तर 24 परगना में तो वोटिंग के दौरान ही गोलीबारी की घटना सामने आई। घटना जिले की अशोकनगर विधानसभा सीट की है, जहां टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक संघर्ष हुआ, जिसमें 2 लोगों को गोली लगने की खबर सामने आई। टीएमसी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय बलों ने गोली चलाई, हालांकि केंद्रीय बलों ने गोली चलाने से साफ इनकार किया। गोली चलाई कि नहीं। वहीं सुरक्षा बल की गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटना सामने आई। केंद्रीय बल के जवानों को लाने और ले जाने में इस्तेमाल होने वाली बस में तोड़फोड़ की गई। बस के शीशे बुरी तरह टूट गए। दावा किया गया कि बस पर बम भी फेंके गए, जिसका आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा। कोरोना की वजह से महाराष्ट्र के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। इस जानलेवा वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। 22 अप्रैल से 1 मई तक पूरे राज्य में लॉकडाउन जैसी सख्ती लागू की गई है, ताकि किसी भी सूरत में कोरोना के वायरस को फैलने से रोका जा सके। इसके लिए शहर की सड़कों पर पुलिस के जवान बैरिकेड लगाकर चेकिंग करते हुए दिखाई दिए। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही आने जाने की इजाजत दी गई और जो लोग बिना काम के घरों से निकल रहे हैं उनका चालान भी काटा गया। रात के 8 बज चुके हैं और महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है कड़क लॉकडाउन। मैं आपको तस्वीरें सीएसटी की स्क्रीन में दिखाता हूं। रात के 8 बज गए हैं यहाँ पर घड़ी में, और इसी के चलते आप जो गेट देख रहे हैं, गेट पे आरपीएफ के और एमएसएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। आई कार्ड चेक करने के बाद यहाँ पर लोगों को छोड़ा जा रहा है। जिस पैसेंजर के पास आई कार्ड नहीं है उसे अब एंट्री स्टेशन के अंदर में नहीं मिलेगी। यहाँ पे देखिए तमाम जो लोग हैं यहाँ अनाउंस किया जा रहा है एमएसएफ के जवान के द्वारा कि जिसके पास भी आई कार्ड है वो आई कार्ड निकाल के रखे। बिना आई कार्ड चेक किए हुए स्टेशन परिसर में आपको नहीं छोड़ा जाएगा। साफ तौर पर यहाँ पर देखिए आई कार्ड की चेकिंग हो रही है। आरपीएफ की जो जवान है वो यहाँ पर आके जो है चेक कर रही हैं, और चेकिंग के बाद जो है अगर उनके पास आई कार्ड है, वैलिड आई कार्ड है, जिसकी परमिशन सरकार ने दी हुई है कि सरकारी और मेडिकल स्टाफ ही 8 बजे के बाद लोकल ट्रेनों में ट्रेवल करेगा, उसके बाद तमाम जो चेकिंग्स हैं कि जिसके पास आई कार्ड है उसको यहाँ से छोड़ा जा रहा है, जिसके पास आई कार्ड नहीं है उसे वापस कर दिया जा रहा है। क्योंकि नियम के मुताबिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी और मेडिकल स्टाफ ही जो है यहाँ पर अब लोकल ट्रेनों में ट्रेवल कर पाएगा गवर्नमेंट के नियम के मुताबिक। सर यहाँ पर जो सरकारी लोग हैं और मेडिकल स्टाफ है 8 बजे के बाद उन्हीं को परमिशन है, तो इन्हीं को छोड़ा जा रहा है। परमिशन जो सभी का है, लेकिन इसमें क्या है कैटेगरीज हो गई है। जैसे कि आपको देखिए जो गवर्नमेंट पर्सनल है सारे लोग अलाउ है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल है, लोकल है, सबके अलाउ करेंगे। साथ में
जो इसमें एक दिया और मंत्रालय स्टाफ उनके अलाउ करेंगे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अलाउ करेंगे। मेडिकल कर्मचारी बिल्कुल बेस्ट स्टाफ, बेस्ट है, MRST है, MBBT है, BMT, इसका एक लिस्ट आया उसका सबको आई कार्ड दे के छोड़ना है। बिल्कुल बिना आई कार्ड के नहीं छोड़ना। बिना आई कार्ड वालों को नहीं छोड़ना। मुंबई में कड़ी पाबंदियां लगने के बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मरीन ड्राइव इलाके में और यहां पे देख सकते हैं मेरे पीछे कि पुलिस ने जबरदस्त बैरिकेटिंग की हुई है और बैरिकेटिंग करने के साथ ही जो गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने घर से वो क्यों निकले हैं, किस वजह से निकले हैं। यहाँ पर तमाम जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं वो यहाँ पर लगातार चेकिंग अभियान जो है वो चलाए हुए हैं और अहम चीज़ यही, क्योंकि इसी पुलिस पर जो है नियमों के पालन कराने की जिम्मेदारी होगी जो कड़क नियम लगाए गए हैं। तो साफ तौर पर पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद और बैरिकेटिंग इसी तरह से मुंबई में तमाम अलग अलग इलाकों में देखने को आज आपको मिलेगी, क्योंकि आज से लॉकडाउन जैसे नियम जो है, नाम भले लॉकडाउन नहीं है लेकिन नियम जो है उसी तरह के लगाए गए हैं। तमाम चीज़ों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। लोकल ट्रेनों में जो है वो सिर्फ एसेंशियल लोगों को ही परमिट किया गया है। तो साफ तौर पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी गाड़ी यहाँ से गुजर रही है उसकी चेकिंग की जा रही है, उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर घर से बाहर वो क्यों निकले हैं, क्या वजह है। क्योंकि आज से कड़क निर्बंध लागू हो चुका है 8 बजे के बाद से और ये 1 मई तक लागू रहेगा इसी तरह से। और अगर कोरोना के केसेज में फिर भी कमी नहीं आती है तो इसे एक्सटेंड भी सरकार कर सकती है। लगातार सरकार, मुंबई पुलिस, तमाम जो एजेंसियां हैं वो चेकिंग कर रही हैं, अपील भी कर रही हैं कि लोग अपने घरों में रहें क्योंकि कोरोना का खतरा महाराष्ट्र में लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑक्सीजन देकर लोगों की जान बचाने के लिए मुंबई के तुर्भे में मौजूद एक प्लांट के बाहर ऑक्सीजन लेने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। यह हालात तब है जब केवल अस्पताल के कर्मचारियों को ही वहां से ऑक्सीजन ले जाने की इजाजत है, लेकिन उन्हें इसके लिए घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। शहर के अलग अलग अस्पतालों से आए कई कर्मचारी इस आस में वहां खड़े दिखे कि ऑक्सीजन मिलने के बाद कोरोना की चपेट में आए कुछ मरीजों को तो जीवन वरदान दिया जा सकता है। ये ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट है जहां पर इस वक्त अगर आप देखें तो एसेंशियल सर्विस के तहत जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स अलग अलग हॉस्पिटलों तक प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की भारी डिमांड के बीच प्लांट पर पहुंचे लोगों ने बताया कि उन्हें इसके लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। बाहर क्यू में खड़े रहते 6-7 घंटा ऐसा हो जाता। अपनी बारी आने के बाद ऑक्सीजन लेने के लिए खड़े लोग एक एक कर अपने अस्पताल की तरफ लौट गए। महाराष्ट्र की ही तरह उत्तर प्रदेश के हालात भी कोरोना के हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना के रिकॉर्ड 34,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं, जो कोरोना महामारी के शुरू होने के बाद से अब तक का एक दिन में सबसे बड़ा आंकड़ा है। यही नहीं, कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटे में पूरे राज्य में 195 लोगों की जान चली गई है। सबसे ज्यादा खराब हालात राजधानी लखनऊ के हैं। वहां 24 घंटे में करीब 5200 से ज्यादा नए केस मिले हैं और 19 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा प्रयागराज में कोरोना के 2000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और वहां 18 मरीजों ने दम तोड़ दिया। और इसी तरह वाराणसी में 1813 और कानपुर में 1516 नए केस मिले हैं। आपको बता दें, राज्य में कोरोना से अब तक 10,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान के क्वेटा में एक 5 सितारा होटल में हुए बम धमाके में 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये जोरदार धमाका होटल की पार्किंग में हुआ, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। होटल में जिस जगह पर धमाका हुआ वहां से आग की ऊंची लपटें उठती दिखाई दी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत वहां पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया और पूरे इलाके को घेर लिया। थोड़ी देर में होटल के सामने एम्बुलेंस की लाइन लग गई, जिसके बाद पूरे इलाके में सायरन की आवाज गूंजने लगी। हमले में घायल हुए लोगों को बिना देर किए इन एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। होटल के अंदर जैसे पहुंचा तो उसमें काफी लाशें और काफी जख्मी और गाड़ियों में आग लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी फौरन वहां पहुंच गईं। धमाके के बाद जिन गाड़ियों में आग लगी थी उन्हें दमकल कर्मियों ने बुझाने का काम शुरू कर दिया। इसी बीच पुलिस ने भी बिना वक्त गवाए होटल में अपनी छानबीन शुरू कर दी। और इंशाल्लाह जल्दी इनको हम सामने लेंगे। इस घटना ने होटल और आसपास के मौजूद लोगों को खौफ से भर दिया। इस धमाके में घायल हुए कई लोगों की हालत अस्पताल में गंभीर बताई गई, जिससे मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। कोरोना से बिगड़ते हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सुनवाई की, जिसके बाद केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि अदालत ने अपने नोटिस में 4 बिंदुओं पर सरकार से प्लान मांगा है, जिनमें ऑक्सीजन और दवा की सप्लाई शामिल है।
इसके अलावा वैक्सीन देने की प्रक्रिया पर भी सवाल पूछा गया और लॉकडाउन का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, कोर्ट को नहीं, इस पर भी जवाब मांगा गया। इस मामले में हरीश साल्वे को सुप्रीम कोर्ट ने सलाहकार नियुक्त किया है और अब इस मुद्दे पर कल सुनवाई होगी। असल में देश के 6 हाई कोर्ट में इन्हीं मुद्दों पर अलग अलग तरीके से सुनवाई चल रही है। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सीजीआई ने कहा है कि अलग अलग हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद दिए जा रहे आदेशों से कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इस मामले को वहां से उसके पास ट्रांसफर कर दिया जाए, जिसका वकीलों के सबसे बड़े संगठन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने विरोध करते हुए याचिका दाखिल कर दी और कल होने वाली सुनवाई में भी एसोसिएशन हाई कोर्ट के मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने का विरोध करेगा। एसोसिएशन की दलील है कि हाई कोर्ट के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट कम कर रही है। कोरोना की दूसरी लहर से देश की राजधानी दिल्ली बेहाल है। परेशानी की बात यह है कि लॉकडाउन लगाने के बाद भी कोरोना के मरीजों की संख्या ना तो कम हो रही है और ना ही मरने वालों का आंकड़ा थमने का नाम ले रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 306 लोगों की जान चली गई, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं एक दिन में 26,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए। आलम यह है कि शहर के बड़े बड़े अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड नहीं है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 13,000 के पार पहुंच गया है और पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 36% से ज्यादा हो गई है। इतना ही नहीं, राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 91,000 के पार पहुंच चुकी है। यूपी के कन्नौज में पंचायत चुनाव खत्म होने के बावजूद चुनावी हिंसा नहीं थम रही है। कन्नौज के एक गांव में ऐसा बवाल हुआ कि ईंट पत्थर और लाठी डंडे तक चले, जिसमें कई लोग घायल हुए और हिंसा की पूरी घटना कुछ लोगों ने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर ली। वीडियो में हंगामा और खून खराबा होता हुआ साफ दिखा। दावा किया गया कि हंगामा तब शुरू हुआ जब कुछ दबंगों ने केवल इसलिए कुछ लोगों पर हमला किया क्योंकि उन्होंने उसके मनचाहे उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। जल्द ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। एक दूसरे पर लोग डंडे बरसाते हुए दिखने लगे। कुछ लोग ईंटें फेंकते हुए भी साफ देखे गए। एक आदमी को जमीन पर गिराकर पहले घूसे और फिर लात मारते हुए भी एक शख्स वीडियो में साफ दिखा। बाद में पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत भी दी। वो बता रहे कि तुमने भाजपा में वोट क्यों डाला, ये वो, अब मुझे क्यों नहीं वोट दिया, बस इसी वजह से। कन्नौज के सदर कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ नामजद शिकायत दी गई, जिसकी पुलिस ने जांच शुरू कर दी। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन बंद किया गया। अमरनाथ यात्रा के लिए होने वाला रजिस्ट्रेशन कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। कोरोना संकट की वजह से श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने ये फैसला लिया। 2 साल ऐसे ही चले गए हैं, तो इसलिए इस वक्त पूरी हमें उम्मीद थी कि इस बार बर्फानी के दर्शन भी करेंगे अच्छी तरह। प्रधानमंत्री मोदी ने जयपुर के दिव्यांग पेंटर अजय को एक खत लिखा और उसकी प्रतिभा की तारीफ की। इससे पहले इस पेंटर ने पीएम मोदी को गणेश की एक पेंटिंग भेजी थी। हमारे पास मोदी जी का रिप्लाई आया कि वो पेंटिंग को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए और इनकी बहुत प्रशंसा की उन्होंने। पंजाब के कपूरथला में पुलिस ने एक शादी समारोह में छापेमारी की और कोरोना नियम तोड़ने पर कई लोगों को हिरासत में ले लिया। इनमें गाना बजाने वाले भी शामिल हैं। टीएमसी ने चुनाव आयोग को फिर खत लिखा और आखिरी 2 चरण का मतदान एक साथ करवाने की मांग दोहराई। मुंबई पुलिस ने मलाड में छापेमारी की और करीब 23 लाख की ड्रग्स की खेप पकड़ने का दावा किया। हरियाणा में भी कोरोना की रफ्तार हर दिन तेज होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में वहां कोरोना के 9,700 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं और 55 लोगों ने इस बीमारी की चपेट में आकर दम तोड़ दिया। सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम से सामने आए हैं। वहां पिछले 24 घंटे में करीब 3500 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। हरियाणा में कोरोना के कुल मामलों में 3,90,000 के पार पहुंच चुके हैं, जिनमें एक्टिव केस 58,000 से ज्यादा हैं। तो वहीं अब तक पूरे राज्य में इस महामारी की वजह से 3500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। फिलीपींस में 3 दिन पहले हादसे का शिकार हुए एक मालवाहक जहाज के चालक दल की तलाश में लगे 4 बचाव दल जो है उनके हाथ पर 4 लाशें लगी हैं। इस जहाज में 20 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें 7 को तो बचा लिया गया, लेकिन चिंता की बात यह है कि जहाज पर सवार 9 लोगों का अब तक कुछ भी पता नहीं लगा, जिन्हें ढूंढने के लिए फिलीपींस का कोस्ट गार्ड और दूसरी टीमें दिन रात एक कर रही हैं। सामने आई वीडियो में हादसे का शिकार जहाज समुद्र तट पर पानी में फंसा नजर आया।
तेज लहरों ने ऐसे ताबड़तोड़ वार किए कि जहाज का एक हिस्सा तो डूबने की कगार पर दिखा। बताया गया कि ये जहाज करीब 2000 लीटर डीजल लेकर सफर पर निकला था, लेकिन 3 दिन पहले ऐसा खतरनाक तूफान आया कि जहाज अपना संतुलन खो बैठा और तट से टकराकर वहीं अटक गया। हरियाणा में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है, जिसे देखते हुए वहां नई पाबंदियां लागू की गई हैं। राज्य सरकार की तरफ से जो नए आदेश दिए गए हैं उनके मुताबिक आज शाम 6 बजे तक राज्य के सभी बाजार और दुकानें बंद हो जाएंगी। इसके अलावा वहां सभी गैर जरूरी समारोहों पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। इससे पहले कोरोना को फैलने से रोकने के लिए वहां रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था। बंद जगहों पर होने वाले आयोजनों में 50 लोग और खुली जगह पर होने वाले आयोजन में 200 लोगों के शामिल होने की सीमा तय की गई थी, लेकिन इसके बाद भी वहां कोरोना की रफ्तार नहीं थमी, जिसके बाद राज्य सरकार की तरफ से शाम 6 बजे से बाजार बंद करने का ये फैसला लिया गया। महामारी के दौर में बंगाल में ताबड़तोड़ हुई चुनावी रैलियों पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए टीएन शेषन के कार्यकाल का जिक्र किया। न्यूज 18 के सौगत मुखोपाध्याय की रिपोर्ट है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने रैलियों पर रोक लगाने से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि कोरोना नियमों के तहत राजनीतिक दलों की रैलियां या सभा करवाने में चुनाव आयोग पूरी तरह नाकाम रहा, जबकि उसके पास अधिकार ही नहीं शक्तियां भी हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किया गया और सिर्फ सर्कुलर जारी कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए सब कुछ जनता पर छोड़ दिया गया। यही नहीं, अदालत ने मुख्य चुनाव आयुक्त रहे टीएन शेषन की याद दिलाते हुए यहां तक टिप्पणी कर दी कि चुनाव आयोग उनको भूल चुका है और वक्त है कि वो उसी तरह काम करे जैसा उनके दौर में हुआ था। 1990 से 1996 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे टीएन शेषन आचार संहिता को कड़ाई से लागू करवाने के लिए जाने जाते हैं। राजस्थान में लगातार गहराते ऑक्सीजन संकट के दौरान किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए एक प्लांट और टैंकरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि प्लांट से ऑक्सीजन की चोरी ना हो सके और रास्ते में टैंकर लूटे ना जा सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए भिवाड़ी में ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाले एक प्लांट के बाहर कई पुलिस वाले तैनात दिखे। ड्यूटी पर मुस्तैद पुलिस वालों ने प्लांट के अंदर और बाहर जा रहे हर व्यक्ति पर निगरानी रखी। कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए जो है इनको एस्कॉर्ट उपलब्ध करवाई गई है। इसी तरह राज्य के तमाम अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन लेकर जा रहे टैंकरों के साथ साथ भी पुलिस की गाड़ियां चली। जो तस्वीरें जयपुर दिल्ली हाईवे से सामने आई, उनमें कोटा जा रहा एक टैंकर रास्ते में जहां जहां रुका वहां पुलिस की गाड़ी के पहिए भी थम गए और हथियारों से लैस पुलिस वालों ने उसकी पहरेदारी की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई के नजदीक विरार में विजय भल्लभ कोरोना अस्पताल में आग लग गई है। जिस वक्त आग लगी उसमें कई कोरोना के मरीज इलाज करवा रहे थे। बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना अस्पताल में ये आग लगी है। विजय भल्लभ अस्पताल में ये आग लगी और जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त कोरोना के कई मरीज वहां मौजूद थे जो अपना इलाज करवा रहे थे। राहत बचाव का काम जारी है और कोरोना अस्पताल में ये आग लगी है। मुंबई के नजदीक विरार में विजय भल्लभ नाम का ये अस्पताल है जहां पर ये आग लगी और इसमें कई मरीज इलाज करवा रहे थे। विवेक हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। विवेक, अभी की ताजा अपडेट क्या है? पर देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई से सटे पालघर में विरार इलाके में जो विजय भल्लभ नाम का एक अस्पताल है, वहां पर रात को तकरीबन 3 से 4 के बीच में आग लग गई थी और शुरुआत में जो जानकारी मिल रही है ये आग आईसीयू डिपार्टमेंट में लगी है और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की जानकारी मिल रही है। जब ये आग लगी थी तो आईसीयू में तकरीबन 15 पेशेंट जो थे वो वेंटिलेटर पे थे और उनको बचाने की कोशिश रात भर चलती रही और साथ ही साथ जो प्रशासन है वो भी वहाँ पर मौके पे पहुंचा हुआ है और कोशिश की जा रही कि आग को जल्द से जल्द बुझाया जा सके ताकि जो अंदर पेशेंट फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। परा जी, शुक्रिया विवेक। राजस्थान के कई जिलों में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से सख्ती बढ़ा दी गई है। खासकर चूरू में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है, जिसकी वजह से वहां कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। लेकिन जब लोगों ने इन पाबंदियों को तोड़ा तो उन पर पुलिस वालों ने सख्ती बरती। वहां से सामने आई एक तस्वीर में बेवजह घरों से बाहर घूम रहे लोगों को कुछ पुलिस वाले खदेड़ते दिखे। जब
जबकि बिना मास्क लगाए घूम रहे एक आदमी से उठक बैठक करवाई गई। इतना ही नहीं, शाम 5 बजे के बाद गलियों की जो दुकानें खुली थी उनके खिलाफ चालान भी काटा गया। जो भी बिना मास्क के जो पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ चालान काटे जा रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे। पुलिस की टीमें सड़कों से गुजरने वाले लोगों की जांच करती नजर आईं। फिर चाहे वो मोटरसाइकिल या फिर स्कूटर पर सवार हो या फिर गाड़ी पर, हर किसी को जांच के बाद ही आगे जाने दिया। जो लोग बिना किसी जरूरी वजह के घूमते पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में टीएमसी के एक नेता पर पुलिस वालों को धमकाने का आरोप लगा। बताया गया कि छठे चरण की वोटिंग के दौरान कुछ लोग मतदान केंद्र के पास भीड़ लगा रहे थे, जिन्हें पुलिस वालों ने हटा दिया। लेकिन ये बात टीएमसी नेता अरूप मित्या को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने सबके सामने पुलिस वालों को ही धमकाना शुरू कर दिया। हालांकि इस हंगामे से पहले पुलिस उन्हें काफी देर तक समझाती नजर आई, लेकिन वो अपने समर्थकों के साथ वहां से ना जाने की जिद पर अड़े रहे। মানুষের সাথে ব্যবহারটা ভালো করুন, আমরা যদি কোনো রকম ঝামেলা করে আমাদের নামে এফআইআর করুন, আমাদেরকে তুলে নিয়ে যান। यही नहीं, टीएमसी नेता ने तो यहाँ तक कहा कि वो शीतल कूची जैसी घटना नहीं दोहराने देंगे। हालांकि पुलिस ने अपने तेवर नहीं बदले, जिसके बाद एक आदमी बीच बचाव करने पहुंचा और वो अरूप मित्या को अपने साथ वहां से ले गया। इसके बाद उस मतदान केंद्र पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में यहूदी समुदाय के लोगों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हो गई। वहां पाबंदियों के बीच ये लोग प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन तभी सुरक्षा बल के कुछ जवान वहां पहुंचे और एक जगह जमा हुए लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के लिए वो इलाका रण क्षेत्र में बदल गया। जवानों ने भीड़ पर बेहोश करने वाले बमों की बरसात कर दी, जिससे वहां भगदड़ मच गई। इसके बाद जवानों ने भी हंगामा कर रहे लोगों पर सख्ती बरती। पहले तो उन लोगों पर पानी की बौछार की गई ताकि प्रदर्शनकारी वो इलाका छोड़कर चले जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ लोग अड़े, जबकि कई लोग कार्रवाई से बचने के लिए इधर उधर छिपते नजर आए। इतनी सख्ती के बावजूद बहुत से ऐसे लोग थे जो यहूदी समुदाय के लिए पवित्र माने जाने वाले उस इलाके के पास जमा हो गए। इसके बाद वहाँ घुड़सवार दस्ते ने मोर्चा संभाल लिया और उस इलाके को खाली करवाने के लिए मार्च निकाला। इस बीच जवानों ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। बताया गया कि इस झड़प में यहूदी समुदाय के 30 लोग घायल हो गए। देश में सभी राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ने एक अहम बैठक। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि इस बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधान सचिव, गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव के अलावा कई मंत्रालयों के बड़े अधिकारी शामिल हुए। बैठक में ऑक्सीजन की कमी की शिकायत को दूर करने पर चर्चा की गई, जिसमें प्रधानमंत्री ने उत्पादन बढ़ाने, ट्रांसपोर्टेशन का समय कम करने और ऑक्सीजन पहुंचाने के नए रास्ते खोलने पर बात की। बैठक में हुई चर्चा के मुताबिक 20 राज्यों ने 6,785 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की और उन्हें 6,822 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की गई है, यानी मांग से ज्यादा सप्लाई की गई। बैठक में अधिकारियों ने यह भी बताया कि पिछले कुछ दिनों में करीब 3,300 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाई गई है। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि कैसे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में लगने वाला जो समय है वो कम किया जा सकता है। सीताराम येचुरी के बड़े बेटे का निधन हो गया। लेफ्ट के नेता सीताराम येचुरी के बड़े बेटे और पत्रकार आशीष का कोरोना की वजह से निधन हो गया। आशीष का दिल्ली के पास गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनके निधन पर पीएम मोदी और प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं ने दुख जताया। मुंबई में रेलवे ट्रैक पर गिरी बच्ची की जान बचाने वाले रेलवे कर्मचारी मयूर ने बड़ा दिल दिखाया और अपने इनाम की आधी रकम इस बच्ची के परिवार को देने का ऐलान किया। मयूर का कहना है कि इस बच्ची की मां दृष्टिहीन है और उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, इसी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया। मयूर के इस काम की रेल मंत्री पीयूष गोयल और आनंद महिंद्रा समेत कई बड़ी हस्तियों ने तारीफ की थी। उस बच्चे के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक है, इसलिए मैंने ये फैसला लेने का किया है। कर्नाटक के सीएम बीए येदियुरप्पा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उन्हें कोरोना की वजह से बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हरियाणा में अब 6 बजे से बाजार बंद हो जाएंगे ताकि गैर जरूरी जगहों पर भीड़ न जुटे। राज्य में भी लगातार कोरोना संकट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया। राजस्थान के ऑक्सीजन संकट पर हाईकोर्ट में सुबह सुनवाई होगी। आरोप है कि केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारें होने की वजह से मरीजों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। कोई शिकायत की जा रही है या चाहे केंद्र से या राज्य सरकार से, तो वो दोनों सरकारें एक दूसरे पर थोपने और टालने की कोशिश कर रहे हैं।
दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री A.K. वालिया का कोरोना की वजह से अपोलो अस्पताल में निधन हो गया। वो शीला दीक्षित सरकार में 15 साल तक मंत्री रहे। उनके निधन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, प्रियंका गांधी और सीएम अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं ने दुख जताया। दिल्ली में बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने अपने दफ्तर में कोरोना से जूझ रहे कुछ परिवारों को दवाइयां बांटी। सेंटर ने सप्लाई ऑक्सीजन की इंक्रीज करी है दिल्ली में। इससे पता चलता है कि सेंटर हर तरीके से दिल्ली की जनता को सपोर्ट करना चाहती है। हरिद्वार के कुंभ मेले से नागपुर आने वालों को 14 दिन क्वारंटीन होना होगा। वहां की पुलिस और प्रशासन ने ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। यही नहीं, रेलवे से भी ऐसे लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। उत्तराखंड और हिमाचल में तेज बारिश और बर्फबारी हुई, जिससे पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली।